बीजेपी मुसलमानों के मुद्दे उठाने की कोशिश करती है तो विपक्षी दल बीजेपी पर नीति और नियत में खोट के आरोप लगाकर घेरते हैं। विपक्षी दलों की ओर से कोई कोशिश होती है मुसलमानों की तरफ तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ती है। यानी मुद्दे के तौर पर तो मुसलमान पक्ष विपक्ष दोनों के लिए ही जरूरी है। 2024 से पहले सुनाई देती मुस्लिम राजनीति के क्या मायने हैं, आइए वो भी समझा देते हैं। दखनी में कहावत है कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाई। उसमें क्या है कि एक मुसलमान आपका एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर आपके पास नहीं है। ये कहां है कि डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म? हमारे जो पुराने नेताओं ने जिस तरीके के देश को बनाया था, जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, उस भेदभाव को भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाना चाहा और मुस्लिम को हटा दिया। গিয়ে বলবে হিন্দুদের এলাকায় খুব গালাগালি দাও হিন্দুদের, তাহলে কি হবে? হিন্দুরা রেগে যাবে, ভোটটা আমি পাবো। আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে তুমি মুসলিমদের হয়ে এমন ভালো ভালো কথা বলো যাতে মুসলিমদের ভোটটাও আমি পাই। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? वोट बैंक की इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई राजनीति करता है तो वो बीजेपी और प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या काम किया? एक काम तो गिनाए वो। बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगता है और इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट एक गारंटी के तौर पर मिलता रहता है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के हालिया चुनाव परिणामों को देखिए। बीजेपी को 2018 के बराबर ही वोट 2023 में मिले, लेकिन वो हार गई क्योंकि वहां का एक मुश्त मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस को गया और उसने सरकार बनाई। यहाँ तक कि जेडीएस के पारंपरिक मुस्लिम वोटर भी उस पार्टी के साथ ना जाकर कांग्रेस के साथ गए। बीजेपी कर्नाटक में सत्ता से बाहर हो गई। इन दिनों विपक्षी एकता के फॉर्मूले के तहत बीजेपी को 2024 में पटकनी देने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। बीजेपी भी पसमानदा मुसलमानों का जिक्र छेड़कर विपक्ष को उसी के खेल में मात देने की बाजी चल रही है। अब आइए आपको देश के बड़े राज्यों में मुस्लिम वोटों के हिसाब से भी चुनावी गणित समझा देते हैं। विपक्ष की रणनीति बीजेपी को यूपी की 80, बिहार की 40, पश्चिम बंगाल की 42, झारखंड की 14 और महाराष्ट्र की 48 सीटों यानी कुल 224 सीटों पर रोकने की है। इन 224 में 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां एक मुश्त मुस्लिम वोट किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में पड़ गए और थोड़े बहुत वोट भी अन्य जाति समुदाय के मिल गए तो विपक्ष की बात बन भी सकती। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों को साधने के लिए मोदी मित्र अभियान चला रखा है। संपर्क से समर्थन के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और जिला स्तर के नेता लोगों से मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति पर भी लगातार काम चल रहा है। इसीलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान भी शुरू है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमानों के मुद्दों को जिस तरह से उठाया, उससे साफ है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी किस तैयारी में जुटी है। 24 का लोकसभा चुनाव तो इससे भी अच्छा होगा क्योंकि देश माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और हम यूपी की 80 की 80 और देश में तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। – 2024 की जंग के लिहाज से यूपी में बड़ी जीत बीजेपी के लिए जरूरी है। दावा 80 की 80 सीटों पर जीत का हो तो एक एक वोट और एक एक वोटर बड़ा जरूरी हो जाता है। 2014 में बीजेपी ने 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीती। 2019 में वोट शेयर बढ़ा पर सीटें घटी, सिर्फ 62 सीटों पर ही जीत मिली। कारण था यूपी में मुस्लिम वोटर्स का एकजुट बीजेपी के खिलाफ वोट करना, जिसके चलते सपा बसपा गठबंधन से अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी जीते। इसी तरह 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में मुस्लिम वोट एक मुश्त समाजवादी पार्टी को गए, जिसके कारण उसे 2017 की 47 सीटों के मुकाबले उसे 111 सीटें मिल सकी और बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि मुस्लिम बाहुल्य आजमगढ़ और रामपुर सीटों पर जब उपचुनाव हुए तो अप्रत्याशित रूप से बीजेपी को उनमें जीत मिली थी। इसी तरह मुस्लिम प्रभाव वाली स्वार विधानसभा, जहां से आजम खान के बेटे ने जीत दर्ज की थी,
वहां से उपचुनाव में भी एनडीए प्रत्याशी जीता तो बीजेपी को एक फॉर्मूला मिल गया, मुस्लिमों में वंचितों यानी पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने का। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी पर फोकस करते हुए अपनी बाजी चल दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी की उस रणनीति को गति दी है जिसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश काफी पहले से बनना शुरू हो गया था। पसमानदा समाज के दानिश अंसारी को मंत्री बनाना, निकाय चुनावों में रिकॉर्ड संख्या में पसमानदा मुसलमानों को टिकट देना, जिनमें कई बीजेपी के सिंबल पर जीत कर भी आए। मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक का जिक्र छेड़ा तो मुस्लिम महिला मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने का उपक्रम था। ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक की बात कौन कर रहा है प्रधानमंत्री जी? आज तो 3 तलाक का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? आप इस मुद्दे को भी जानबूझ के उठा रहे हैं। आपके लिए चुनावी मुद्दे 3 तलाक, यूसीसी, लव जिहाद, यही तो आपके मुद्दे हैं। इन्हीं पे आप चुनाव लड़ते हैं। आपके लिए बेरोजगारी, आपके लिए महंगाई, आपके लिए काला धन, ये सब मुद्दे ही नहीं है। 3 तलाक का तो कोई नाम नहीं ले रहा है, प्रधानमंत्री अकेले नाम ले रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों की स्थिति पर सबसे बड़ी चिंता जताई तो वो एक वर्ग को साथ लाने की कवायद थी। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। 2024 में जब आपकी किश्ती डूब रही है, कोई सहारा नहीं, तो आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण में भी आप मात खाओगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सर्वधर्म समभाव याद आ गया। मैं तो ये चाहती हूँ ऐसा ही सर्वधर्म समभाव मोदी जी हिंदुस्तान में भी दिखाएं, यहाँ पर भी किसी दरगाह मस्जिद में जाएं। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी से लगे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। विपक्षी गठबंधन एकता के प्रयासों के बीच पीएम मोदी ने जिस तरह पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उछाला है, वो राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों के बीच अपने वोट बैंक की चिंता बढ़ाएगा। क्योंकि एक सच तो ये है ही कि गैर बीजेपी राज्यों में सत्ता जिस भी दल के पास हो, मुस्लिम वोट उसमें बेहद अहम है। विपक्षी एकता की कोशिशों में लगी पार्टीज में अगर देखा जाए तो यूपी में जो अखिलेश के वोट बैंक हैं, उसकी जरूरी कड़ी मुसलमान है। बीएसपी को भी वो चाहिए और कांग्रेस को भी। इसी तरह बंगाल में तृणमूल वोटों के लिए टीएमसी और लेफ्ट के साथ कांग्रेस में भी लड़ाई रहती है। बिहार में जेडीयू, कांग्रेस, आरजेडी सबको वजूद बचाने के लिए मुसलमान वोट चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी पसमानदा का ध्यान अपनी ओर 1% भी खींच पाए तो कई सीटों पर परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं को अब एकता से पहले अपने राज्यों में अपने वोट बैंक की चिंता बढ़ जाएगी।